गौर से इस वीडियो को सुनो और ऐसा इमेजिन करो कि आप भी इस हाइस्ट के मेंबर हो। 15 फरवरी 2003 को दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी यानी चोरी हुई। ये रॉबरी एंटवर्प बेल्जियम में हुई। ये रॉबरी डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी की चोरी थी और इस रॉबरी को करने के बाद रॉबर्स यानी चोरों को 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। अगर आपको नहीं पता कि 10 करोड़ डॉलर्स कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 10 करोड़ से आप एक अच्छा खासा आइलैंड खरीद सकते हैं या फिर एक 25,000 स्क्वायर फीट का बड़ा सा मेंशन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी हाइस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एंटवर्प डायमंड हीस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी थी, इस रॉबरी को हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। इस चोरी में चोरों ने डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और कई किस्म की ज्वेलरी भी चोरी की जिनकी कीमत 100 मिलियन यानी 10 करोड़ थी, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। चोरी एंटवर्प बेल्जियम में हुई और आज तक ये चोरी अनकवर्ड है और किसी को भी नहीं पता कि ये चोरी किसने की। डायमंड और बाकी चीजें मेन फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे एक बेसमेंट में रखी हुई थी, एक लॉकर में रखी हुई थी और उस जगह की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट थी, जिनमें इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर, सेस्मिक सेंसर, डॉपलर रेडार, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हाई टेक प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स भी थी। तो आखिर चोरों ने चोरी की कैसे? चोरी के 3 साल पहले लियोनार्डो नोटाबार्टलो ने $700 पर मंथ पर डायमंड वर्ल्ड सेंटर में ऑफिस रेंट पर लिया था ताकि वो वहाँ के एम्प्लॉय, मैनेजर और बाकी लोगों का दिल जीत सके। नोटाबार्टलो ने वहाँ 3 साल एज अ वर्कर काम किया और वो वहाँ के लोगों से बड़ा काइंडली बिहेव करता था ताकि उन लोगों का दिल जीत सके। लेकिन क्या पता था कि यही आदमी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करेगा। कुछ टाइम बाद वहाँ टेनेंट यानी किराएदार बनकर रहने के बाद नोटाबार्टलो को 24 घंटे की डायमंड सेंटर की एक्सेस की मिल गई। मतलब कि नोटाबार्टलो अब कभी भी डायमंड सेंटर से आ जा सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ परमिशन। यही नहीं बल्कि उनको वाल्ट की भी एक्सेस की मिल गई, यानी कि अब वो वाल्ट में भी 24 घंटे में से कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते हैं ताकि वो अपने डायमंड स्टोर कर सके। लेकिन नोटाबार्टलो खुद के डायमंड स्टोर करने नहीं, दूसरों के डायमंड चोरी करने आए थे। बिल्डिंग के अंदर फोटोग्राफी और पिक्चर्स कैप्चर करना बिल्कुल मना था, इसलिए नोटाबार्टलो ने एक्सट्रीम टाइनी पेन कैमरा अपनी टी शर्ट की अगली वाली जेब में लेकर घूमते थे ताकि किसी को भी पता ना चल सके, ताकि नोटाबार्टलो चलते फिरते हजारों पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी यानी हाइस्ट को अकेले करना लगभग इम्पॉसिबल था, इसलिए नोटाबार्टलो ने 5 लोगों की टीम बनाई इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। जो पिक्चर्स नोटाबार्टलो खींचते थे उन पिक्चर से टीम मेंबर्स एक एग्जैक्ट रेप्लिका यानी 3D ब्लू प्रिंट बनाते ताकि हीस्ट को सरंजाम दे सकें और फिर टीम ने उस लॉकर के 3D ब्लूप्रिंट का एज इट इज हार्डवेयर कॉपी बनाई और वहां प्रैक्टिस करते गए। और फरवरी 2003 को उन लोगों ने सोचा अब हम इस हाइस्ट को करने के लिए रेडी हैं। रॉबरी के एक दिन पहले नोटाबार्टलो डेली रूटीन की तरह डायमंड सेंटर गया और वहां थर्मल पॉइजन सेंसर जो एक हीट को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर होता है उस पर नोटाबार्टलो ने वुमेन हेयर स्प्रे कर दिया। वुमेन हेयर स्प्रे में क्या होता है, ऑयल टाइप एक सब्सटेंस होता है जो कि थर्मल सेंसर को इंसुलेट कर सकता है। वही किया नोटाबार्टलो ने, सेंसर को डीएक्टिवेट कर दिया और अगले दिन पूरी टीम रेडी थी हाइस्ट को सरंजाम देने के लिए। नोटाबार्टलो और उनकी गैंग एक कार रेंट पर ली और हाइस्ट की लोकेशन पर पहुंच गए। नोटाबार्टलो कार में ही बैठा था एज अ गेटवे ड्राइवर, जबकि बाकी मेंबर्स डायमंड सेंटर के बैकग्राउंड गार्डन से लेडर की मदद से बालकनी पर चढ़े। बालकनी में एक इंफ्रारेड सेंसर था, तो उन सेंसर से बचने के लिए उन्होंने एक होममेड पॉलिएस्टर शील्ड की मदद ली। जब वो कॉलोनी पर पहुंचे तो उन्होंने ये पॉलिएस्टर शील्ड को इंफ्रारेड सेंसर पर लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर दिया। उस जगह एक
खिड़की थी जहां से उन्होंने वो खिड़की तोड़ी और नीचे बेसमेंट में चले गए जहां वॉल्ट था और वॉल्ट के अंदर डायमंड। उसके बाद जब वो बेसमेंट में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास पर ब्लैक बैग चढ़ा दी ताकि कैमरास में से कुछ न दिखे। वॉल्ट के डोर पर एक मैग्नेटिक लॉक था जिसे डील करने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम प्लेट जिस पर हैवी ड्यूटी डबल टैप लगा हुआ था, उन्होंने उस एल्यूमिनियम प्लेट की मदद से उस मैग्नेटिक लॉक के स्क्रू को खोला और डीएक्टिवेट कर दिया। नोटो बाटलो ने एक हिडन कैमरा बेसमेंट में लगाया हुआ था जिसके थ्रू गैंग को डायल लॉक के कॉम्बिनेशन का भी पता चल गया और वो इजीली वॉल्ट के डायल लॉक को खोल सकते थे। डायल लॉक को खोलने के बाद एक आखिरी लॉक सुपर लॉक को खोलना बाकी था और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे या फिर शॉक में आ जाओगे कि उस सुपर लॉक की जो चाबी थी वो उसी वॉल्ट डोर पर लटकी हुई थी। गैंग ने बेसमेंट की लाइट ऑफ की ताकि अंदर की वॉल्ट की जो लाइट सेंसर हैं वो एक्टिवेट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले बेसमेंट की लाइट ऑफ की। गैंग ने अंदर के सारे सेंसर को डीएक्टिवेट कर दिया। हालांकि नोटो बाटलो ने वुमेन स्प्रे किया था लेकिन वो कोई चांस नहीं ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने फिर से सब सेंसर को डीएक्टिवेट कर दिया। अमेजिंग बात यह है कि उन्होंने ये सब सेंसर को डीएक्टिवेट अंधेरे में किया, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी, लगातार 3 साल प्रैक्टिस की हुई थी, इसीलिए वो अंधेरे में कर सके ये सारी चीजें। जब सारी सिक्योरिटी को गैंग ने ओवरकम किया तो पूरी गैंग $100 मिलियन की डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी के बीच में खड़ी थी। गैंग ने जितना हो सके जल्दी जल्दी डफल बैग को भरना शुरू किया। जब डफल बैग भर गए तो 5:30 पर बिना कोई अलार्म को एक्टिव करते हुए वहां से बाहर निकले और जल्दी से गाड़ी में बैठकर फुर हो गए। पूरी ईस्ट में गैंग ने प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हुए थे जिसकी वजह से कोई डीएनए एविडेंस छूटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन नोटो बाटलो और उसकी टीम के लिए ग्लव्स को जलाना बहुत जरूरी था, तो वापस इटली जाते हुए उन्होंने रास्ते में ग्लव्स जला दिए। गैंग के एक मेंबर ने जब अपने ग्लव्स फेंके तो अनफॉर्चुनेटली साथ में उसने एक आधा खाया हुआ सैंडविच भी फेंक डाला, जिस सैंडविच की मदद से इन्वेस्टिगेटर को उस गैंग के मेंबर का डीएनए एविडेंस मिला। इन्वेस्टिगेटर उस तक पहुंचे और उसको 10 साल की सजा मिली। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि उसने सारे गैंग मेंबर्स का नाम बता दिया होगा तो आई एम सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस गैंग मेंबर ने किसी और दूसरे गैंग मेंबर का नाम नहीं बताया। उस गैंग मेंबर ने बताया कि हमने सिर्फ और सिर्फ $20 मिलियन की चोरी की है, ना कि $100 मिलियन की चोरी की। ये कंपनी वाले इंश्योरेंस फ्रॉड के चक्कर में मीडिया से लोगों से झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, ये हाइस्ट दिखने में तो बहुत आसान लग रही है, लेकिन करते वक्त इनका क्या होगा अंजाम, क्या इनकी मोशन चल रही होंगे, क्या थिंकिंग चल रही होगी, ये तो सिर्फ उनको ही पता है। आखिर में तो मैं बस यही कहूँगा कि कभी भी आधा खाया हुआ सैंडविच नहीं छोड़ना कहीं पर भी। So guys, if you love this video then subscribe on my channel, keep subscribing, keep smiling.